आज के इस अलंकरण समारोह में मंच पर उपस्थित विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती मंजुलता उपाध्याय जी, डॉक्टर संगीता कोतवाल जी और यहाँ के सभी प्रबुद्ध शिक्षक और अध्ययनरत छात्राएं। सबसे पहले तो ये बताओ, आप सब जानते हैं विधान परिषद सदस्य होता क्या है? कौन कौन जानता है? बच्चे को जानते हैं कि विधान परिषद सदस्य, जैसे विधायक को सब पहचानते हैं, बट एमएलसी को बहुत कम लोग जानते हैं कि होता क्या है। तो मैं शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन से ही करता हूं। पहले जानते हैं आप सब? जो जानता है वो हाथ उठाए। आपको मैम ने बताया कि मैं स्नातक एमएलसी हूं, तो स्नातक एमएलसी क्या होता है किसी को आइडिया? मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करने को नहीं कहा। क्या होता है? एजुकेशन में आपका ठीक है बैठो। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल में दो सदन हैं। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। विधान परिषद को अपर हाउस बोला जाता है। जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, तो लोकसभा में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और राज्यसभा में अलग अलग क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी है कि अलग अलग क्षेत्र से लोगों का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में पहुंचता है। तो 100 सदस्य होते हैं विधान परिषद में, उसमें से 8 लोग ग्रेजुएट अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, 8 अपने विधान शिक्षक एमएलसी होते हैं, बाकी 10 लोग नॉमिनेट होते हैं। गवर्नर मैडम नॉमिनेट करती हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे कोई एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, कोई कल्चर के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे 10 विशिष्ट लोगों को, जैसा मैंने कहा कि नेतृत्व तो हर जगह जरूरत होता है। ऐसा नहीं होता है राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करना, जो अलग अलग क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में नेतृत्व करते हैं, ऐसे 10 लोगों को विधान परिषद में भेजा जाता है। बाकी विधायक चुन के भेजते हैं और निकाय के प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि वहां चुन के भेजते हैं। और ये हाउस कांस्टेंट होता है, डिसॉल्व नहीं होता कभी ये हाउस। उसके कुछ मेंबर रिटायर होते रहते हैं, कुछ मेंबर नए नए आते रहते हैं। परिस्थिति ये होती है कि ऐसा सदन बनाना जो सदन समाज के हर हित की चर्चा करे। ऐसा ना हो कि चुने हुई सरकार कोई आ जाए और कोई ऐसा कानून बना दे जो पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छा ना हो, जो शिक्षकों के लिए अच्छा ना हो, जो समाज के किसी अंग के लिए अच्छा ना हो। तो उसको रोकने के लिए, जैसे कोई बिल पास होता है तो पहले विधानसभा में पास होता है, फिर विधान परिषद को जाता है। तो विधान परिषद उस बिल को रोकती है कि नहीं, आपने ये ठीक नहीं किया, ऐसा काम कर रहे हैं जो ग्रेजुएट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ग्रेजुएट्स के लिए जो काम अच्छा नहीं होगा उसको रोकने के लिए या उस बिल पे अपनी बात रखने के लिए हम सब विधान परिषद में होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब समझ में आ गया विधान परिषद सदस्य क्या होता है? ठीक है, तो मैं आप सबका और विधान परिषद सदस्य जो स्नातकों का होता है उसको चुनने के लिए अभी आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ये सोचता है कि युवाओं में ऊर्जा तो होती है, लेकिन वो ऊर्जा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों से बहक जाते हो आप लोग। तो जब 3 साल हो जाएंगे ग्रेजुएट हुए, तो आप कॉन्फिडेंट होकर अपना प्रतिनिधि चुन के विधान परिषद में भेजेंगे जो आपकी अपनी बात रख सके और आपके लिए कोई ऐसा कानून बना दे लोअर हाउस, तो अपर हाउस उस कानून को रोकने का काम करे। आज आप सब को नया दायित्व मिला है। मुझे लगता है लड़कियों को राजनीति के क्षेत्र में या नेतृत्व के क्षेत्र में बहुत कठिनाइयां हैं आगे आने में, लेकिन जो लोग आगे आते हैं मुझे लगता है वो समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में आगे आते हैं। जैसा मैंने एक शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत, मैं भी हर बार यही बोलता हूँ। मुझे लगता है शिक्षा के जुड़े हुए क्षेत्र जो लोग होते हैं ना, बार बार यही कहते हैं, जब अधिकार आपको मिलता है, जितना अधिकार आपको मिलता है उतने कर्तव्य आपके बढ़ जाते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने मैंने तो अभी शुरू किया है, 2 साल हुए हैं मुझे, लेकिन मुझे लगता है जब से मैं एमएलसी बना हूं तो मेरे दायित्व जितने बढ़ गए हैं उतने अधिकार शायद मुझे नहीं मिले हैं। और हर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता को यही अनुभव होता रहता है हमेशा। बाहर के लोगों को ये अनुभव होता है, अरे बड़े पावरफुल लोग हैं। तो
अधिकार और कर्तव्य, संविधान से दिए हुए अपने अधिकार और संविधान में दिए हुए कर्तव्य, जब हम ऐसा समाज बना लेंगे जो अपने कर्तव्यों को भी समझे अधिकारों के साथ साथ, सड़क पे चलने का अधिकार अगर हमारा है तो सड़क को साफ रखने का कर्तव्य भी हमारा ही है। जब ये समझ लेंगे, विद्यालय परिसर में आने के बाद शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है और आप सब सौभाग्यशाली हैं, मुझे लगता है कि आपको भी इस स्टूडेंट काउंसिल में चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। तो चुनने के बाद क्या, चुन गए, एक बैच मिल गया, आज एक सेरेमनी हो गई और सेरेमनी के बाद हम सब भूल जाएं कि हमको करना क्या है। ये विद्यालय आपकी एक संस्था की तरह, जैसे हम सब विधान परिषद में जब पहुंचे और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं वहां पे, तो जब हम वहां पहुंचे तो हमारा दायित्व ये बढ़ता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम सारी दुनिया में हो। वैसे जब आप यहाँ के प्रतिनिधि चुने गए तो नवयुग कॉलेज पहले तो प्रदेश में नाम करे। वो नाम कैसे होगा, अनुशासन हो, अच्छे से पढ़ाई हो रही हो, सारे बच्चे, और विद्यालय का एटमॉस्फेयर आपको बढ़ाता है। शिक्षक आपकी सहायता करता है, मैं शिक्षक का दायित्व तो कम नहीं कर रहा हूँ। शिक्षक आपको सलाह दे सकता है, आपका मार्गदर्शक हो सकता है, आपके साथ चल सकता है, लेकिन मेहनत किसको करनी होती है, विद्यार्थी को करनी होती है। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो कोई भी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो जो यहाँ बैठे हुए आपके प्रबुद्ध शिक्षक हैं वो उस लक्ष्य को भेदने में आपकी मदद जरूर करने वाले हैं। लेकिन लक्ष्य निर्धारण का काम किसका है, आपका अपना है। और लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं भारत में आज। प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए देखा है, अनुभव और उनके कार्यकाल का 14 से लेकर अब तक, मुझे लगता है वो हर दिन काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं, हर घंटे काम करते हैं और हर घंटे वो ये सोचते हैं कि मुझे भारत के लिए क्या अचीव करना है। जिस दिन हम सब में वो क्षमता आ जाएगी, जिस दिन हम सब उस बात को सोचने लगेंगे, जिस दिन हम सब ये सोचेंगे कि नहीं मुझे करना क्या है और उस करने के लिए हमें अपने दिन के कितने घंटे उस काम में लगाने हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम सबके पास आजकल एक टूल है सोशल मीडिया का, उस टूल ने जितनी लाइफ हमारी आसान की है उतने हमारे लक्ष्य को पाने के में कठिनाई पैदा कर दी। हम पता नहीं किन चीजों में उलझ जाते हैं। ज्ञान जरूरी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, तो ज्यादा ज्ञान भी खराब होता है। तो जरा टीचर ने कुछ पढ़ाया हमको और गूगल पे हमने देखा, गूगल को हमने सही मान लिया। असंभव है। गूगल जानकारी कहां से उठाता है? गूगल के पास कोई अपना ज्ञान नहीं है, या कंप्यूटर की दुनिया में उनका कोई अपना ज्ञान नहीं है। कंप्यूटर का, कंप्यूटर आप सबके ज्ञान को इकट्ठा करके एक ज्ञान देता है और वो ज्ञान सही है कि गलत है ये भी वेरीफाई नहीं करता कोई। साफ साफ डिस्क्लेमर डालता है गूगल या फेसबुक कि ये लोगों की अपनी राय है। उस राय को आप अपने शिक्षक की राय से अच्छा मान लेते हैं तो मुझे लगता है ये गलत है ना। तो ये सब समझना और ये सीखना, और विद्यार्थी होने के नाते जिम्मेदारी जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आए थे और ग्रेजुएशन के विद्यार्थी होने के नाते 12th तक तो हम अपने माता पिता की परवरिश में, अपने अभिभावक की परवरिश में आगे चलते हैं, वो हमें सही गलत का ज्ञान कराते रहते हैं। लेकिन स्नातक कक्षाओं में आने के बाद सही गलत का ज्ञान आपके ऊपर चला जाता है और क्या गलत है क्या सही है अगर हमने ये जान लिया अपने जीवन में तो मुझे लगता है हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और युवा विद्यार्थियों को सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम जो ज्यादा लोग बात को कह रहे होते हैं उस बात को सही मान के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ना परिवार में कहते हैं ना, बच्चे आपके माता पिता कहते होंगे कि उसकी संगत में मत रहना वरना खराब हो जाओ, कहते हैं ना कभी कभी। तो उनका अपना अनुभव है कि किस तरह के लोग इस समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, किस तरह के लोग आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं, कौन से लोगों के साथ चलने से, कौन से लोगों की बात मानने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। ये सब बातें हमको अपने अभिभावक और शिक्षक से सीखनी चाहिए। गूगल का ज्ञान, मैं ये नहीं कहता, मैं विरोध में नहीं हूं उसके, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया से मत जुड़ो। आप अगर दुनिया को जानेंगे नहीं है आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और विश्व किस रिसर्च पे कहां आगे बढ़ गया,
अगर हम अभी कंप्यूटर सीखने की दिशा में आगे बढ़े हैं तो दुनिया के अनेक देश क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई पे आगे बढ़ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आगे चले गए। तो हमें वहां सीखना है, वहां तक पहुंचना है, और अब बैरियर नहीं बचा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप सब सुनते समझते आ रहे होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद बैरियर नहीं बचा पढ़ाई का। मुझे लगता है इस सत्र से इम्प्लीमेंट हमने कर दिया है, इस सत्र से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, और आगे आने वाले सत्र से 100% एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हम सब जब पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे, या आपके जो शिक्षक हैं वो जब पढ़ रहे होंगे, तो बड़ी समस्या होती थी पढ़ने में। मुझे अगर मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़नी होती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसको अलाउ नहीं करता। हमें बहुत सारे इंजीनियर्स इकोनॉमिक्स बन के बड़े बड़े जगह पर चले जाते हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिक्स पढ़ने की लिबर्टी इंजीनियरिंग के साथ साथ नहीं हुआ करती। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद आपके पंख खोल दिए हैं मोदी जी। और जिसे कहते हैं ना, बार बार चर्चा होती है, लोगों के बीच बैठते होंगे आप लोग, कहते हैं बड़ी नौकरियां बड़ी कम निकलती हैं, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। मुझे ये बताओ, किसी भी एक विद्यार्थी को क्या एक से ज़्यादा नौकरी चाहिए होती है? अगर एक पोस्ट भी निकली तो मेरी है। जब इस लक्ष्य के साथ हम आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कहीं ये समस्या नहीं आएगी कि हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं। और मैं राजनीति के क्षेत्र में भी काम करता हूँ, और एजुकेशन में मेरी दूसरी पीढ़ी काम कर रही है। मेरे फादर ने 1965 में एक छोटा सा विद्यालय शुरू किया था, और अब मैं सुभाष चंद्र बोस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से बहुत सारे विद्यालय रन करता हूँ। बच्चे पढ़ने आते हैं, बीए का कोर्स ज्वाइन किया, और उसके बाद यही ग्रेजुएशन करते करते ढूंढने लगते हैं मुझे करना क्या है। बड़ी अच्छी बात है, ढूंढना चाहिए। लेकिन ये ग्रेजुएशन ठीक नहीं करी, और उसके समय टीचर से कहते हैं कि सर मुझे फला कोचिंग ज्वाइन करनी है, मुझे 2 घंटे की छुट्टी दे दीजिए पहले। क्यों भाई? अगर आपको कुछ एडिशनल करना है तो इसके बाहर समय निकालिए ना। और जब किसी कंपटीशन में आप देने जाएंगे तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, मैं बार बार चर्चा करता हूं लोगों के साथ, कि अगर आपने अपने जीवन में कोई भी एक डिग्री बड़ी ईमानदारी के साथ हासिल कर ली, ईमानदारी आपकी अपनी होती है, नंबर की नहीं। आप ईमानदारी से ग्रेजुएशन कर लीजिए, इकोनॉमिक्स में ही, साइंस में, किसी भी स्ट्रीम में, मुझे लगता है दरवाजे जॉब के, आपके करियर के आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन यही लोग आपको इधर उधर ले जाते हैं, और वो ले जाने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको ले जाते हैं। कोचिंग खोला किसी ने तो उसको कैसे चलानी है, बच्चे आएंगे, फीस देंगे, तभी तो कोचिंग चलेगी उसकी। तो बड़े लुक्रेटिव ऑप्शन देता है, गूगल पे, फेसबुक पे भी ऐड डालेगा, बोलेगा नहीं मेरे यहाँ आओगे तो ग्रेजुएशन करते करते आईएएस बन जाओगे। अच्छी बात है, लेकिन ग्रेजुएशन छोड़ के अगर उसकी कोचिंग में जाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। उसकी वजह यह है कि जब कभी भी इंटरव्यू में जाते हो आप, तो आपकी इस बेसिक डिग्री पे सवाल होते हैं आपके पास, और इस बेसिक डिग्री को जब आपने शिक्षकों से नहीं पढ़ा होता है, किताबों से पढ़ा होता है। किताबें जरूरी है, लेकिन उस किताबों के साथ साथ शिक्षक का ज्ञान उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षक पहले तो खुद पढ़े, फिर आपको लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि हमारे विषय में क्या अनुसंधान हो गया, क्या नई चीज आ गई, मुझे अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है। और उसके साथ साथ आपकी जो सपोर्टिव रेफरेंस बुक होती हैं, कोई भी कोर्स, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनके पास डिग्रियों का बोझ है, बस्ता है, और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो एक डिग्री करने के बाद जब उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बात करो, कुछ देर चर्चा करो, उनसे उनका करियर समझने की कोशिश करो, तो उन्हें खुद लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं जीवन के किसी मोड़ पे कोई ना कोई गलती की होती है। उन गलतियों से बचाने का काम आपका अभिभावक और आपका शिक्षक करता है। तो इसलिए आपके अभिभावक का और आपके शिक्षक का जीवन में उतना ही महत्व है। जैसे सुना है, आप सबने बचपन से सुनते आओगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही गोविंद के पास ले जा सकता है। तो ऐसे गुरु की इज्जत करना, और आप सब तो उस दिशा में चले गए जिस तरफ आपको नेतृत्व करना है। जो छात्रा परिषद बनी है, इसको नेतृत्व करना है। नेतृत्व तो सब तरह का हो सकता है,
और सब तरह का नेतृत्व करके आपको, जैसे आपको लगता है ना राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ पदों पे पहुंचता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी नेतृत्व करो आप, मदर टेरेसा से लेके महात्मा गांधी तक, सरदार वल्लभ भाई पटेल तक, एपीजे अब्दुल कलाम तक, इतने ढेरों उदाहरण हैं हिंदुस्तान में। और पीछे चले जाए तो स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए। आज कौन ऐसा व्यक्ति है हिंदुस्तान का जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नहीं जानता? वो पॉलिटिशियन थे क्या? सामाजिक नेतृत्व करते थे। समाज के लोगों को, आपके आसपास के लोगों को, और नेतृत्व बड़ा लंबा नहीं होता। जो लोग नेतृत्व करना शुरू करते बड़ी छोटी छोटी चीजों को पहले मैनेज करते हैं। बहुत बड़ी चीज को मैनेज करने की सोच लेंगे तो आप पूरे जीवन परेशान रहेंगे और कुछ नहीं ठीक कर पाएंगे। क्या मुझे आज इस विद्यालय का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो क्या मैंने एक साल में ये लक्ष्य लिया कि इस विद्यालय को मैं बेहतर विद्यालय बनाने का प्रयास करूंगी? अगर इस संकल्प के साथ ये पूरी काउंसिल चल देगी तो मुझे लगता है नवयुग पूरे लखनऊ का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का सबसे अच्छा कॉलेज हो सकता है। लेकिन प्रयास कहां से होगा? आपकी अपनी क्लास से शुरू होगा, और सबसे पहले आपके अपने आप से शुरू होगा। जो मैं कल्पना करता हूं, जो मैं कल्पना करती हूं कि मेरा समाज ऐसा हो, मेरा देश ऐसा हो, मेरा समाज और मेरा देश ऐसा हो, उसके लिए हमको सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। लोग कहते हैं, लोग चिल्लाते हैं बड़ा बड़ा करप्शन है देश में, और जब उनके चिल्लाने के साथ साथ जब उनके चर्चा करना शुरू करो तो कहीं ना कहीं उनको लगता है मैं ही कहीं ना कहीं गलत था। करप्शन केवल पैसे का नहीं होता। आप विद्यार्थी हैं, आप विद्यालय समय से पढ़ने नहीं आए, ये भी करप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। आप विद्यालय पढ़ने आए, 2 घंटे के बाद, 2 क्लासरूम के बाद टीचर को भी बहाना बताया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं घर जा रही हूँ। अगर आपकी सही में तबीयत नहीं खराब थी और आपने कोई बहाना बना के गई तो ये भी तो करप्शन है। टीचर विद्यालय नहीं आया और कोई ऐसी प्रॉब्लम बता दी जो प्रॉब्लम सच में उसकी नहीं थी, तो ये भी करप्शन की कैटेगरी में तो आ जाएगा। आगे भी नहीं आएगा। तो जब हम इन चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे तभी देश बदलेगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, पता नहीं लोग अलग अलग विचारधारा के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मोदी जी के समय में राजनीति कर रहा हूँ। आज भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बात भी नहीं है। और G20 के माध्यम से उन्होंने भारत का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। लोग भारत की अलग छवि बना के बैठे हैं विदेश में, जबकि सही में हमारा देश ऐसा नहीं है। जब लोग यहां घूमने आए बाहर से, तो हमारे अपने लोगों ने जो हमारी खराब चीजें थी वो उनको दिखा दी। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भारत में एपीजे कलाम के नेतृत्व में हमने मिसाइल बनाई, हमने परमाणु विस्फोट किए। ये सब की चर्चा करने के बजाय जब लोग यहाँ टहलने आए तो हमारे भिखारी भीख मांग रहे थे, उनकी वीडियो बना के ले गए। कंपैरिजन का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमने जाके वैश्विक मंच पे अपनी बात ही नहीं रखी। हमने ये कहा नहीं है वो भारत है जो सर्वभौम सुखिना की बात करता है। ये कहता है कि हम सुखी रहें लेकिन पूरी दुनिया सुखी रहे, पूरी दुनिया निरोग रहे। ऐसी बात करने वाली भारत की बात अगर किसी ने की थी, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका में बैठे हुए मेरे भाई बहन, सब लोगों को लगा रही है भारत है क्या? एक भगवा कपड़े जो जिनके वस्त्रों पे भी लोगों ने हंसी बनाई थी, वो वस्त्र पहने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को संदेश देके चला गया। हम तो ऐसे सोचते ही नहीं थे। हमारे भारत की छवि अलग हो गई। तो ये स्टूडेंट काउंसिल में जो लोग चुने गए हैं ना, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे देश की छवि बदले, और मौका है आपके पास काम करने का। मौका कैसे है? सोशल मीडिया है आपके पास। पहले आप कोई बात कहते, अखबार छापता कि नहीं छापता पता ही नहीं चलता। आपके मन में कोई बात अच्छी सी आई, आपने सोशल मीडिया में डाली और रातों रात आप स्टार बन गए। उसके लिए आपको अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। इतनी बदली हुई संस्कृति है। मैं डेट तो नहीं बनाऊंगा, मुझे लगा कि आपका टाइम 1 घंटे का था। इतनी बदली हुई संस्कृति है देश की।
उस संस्कृति को कैसे कल्पना करो, आप थोड़ा सा और पीछे चले जाओ। हम 1200 वर्ष गुलाम रहे, बट कितनी मजबूत संस्कृति होगी जिसने अपनी संस्कृति की जड़ों को नहीं खोया। आपने सबने सुना नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय की सारी चीजें जला दी गई, सारी किताबें छल गई और महीनों वर्षों तक वो किताबें जली। ज्ञान कैसे चला हमारे यहां से दूसरे एक ज्ञान को कैसे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि हमारी सारी संस्कृति तो चली गई थी। मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, मुगलों ने अपने हिसाब से पढ़ाना चाहा, हमको अंग्रेजों ने अपने हिसाब से पढ़ाना चाहा, लेकिन हम सब किसी के हिसाब से नहीं पढ़े। जो चाहते थे वो हमने किया ही नहीं। अब हम जो चाहते थे हम वैसे पढ़े और वो संस्कृति को बचा के रख ले गए हम लोग। और आज जब मौका आया हमको, आज जब देश में ऐसी सरकार बनी जिस सरकार ने पुरानी संस्कृति को संजोते हुए भारत की आधुनिकता, आधुनिक अनुसंधानों से भारत को जोड़ दिया। कल्पना करो, पोलियो की वैक्सीन हिंदुस्तान में सबसे बाद में आई थी और कोविड की वैक्सीन हिंदुस्तान में दुनिया के अन्य देशों के साथ आ गई। मतलब क्या है? और लोग कहते थे कि भारत की संस्कृति तो अंधविश्वासों पे चलती है। जब हमारे अंधविश्वासों का परीक्षण करने निकले हो, क्यों हुआ होगा ऐसा? कभी सोचा है ऐसा? पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, ज्यादा पढ़ने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुगल यहाँ तो हमेशा शासन करते थे। हमारी बच्चियां या हमारे परिवार की महिलाएं घरों से निकल ही नहीं पाती थी उस टाइम। जब वो पढ़ते नहीं थे तो कैसे बताया गया कि पीपल के पेड़ की पूजा कर लो, क्योंकि पूजा शब्द समझ में आ गया सबकी। पूजा कर लो क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है, काटना नहीं पीपल का पेड़। तो किस तरह से इस संस्कृति ने उतने सारे संकटों के बीच में अपने आप को बचाए रखा। आज जब मौका आया है तो हमको आगे बढ़ना है। भारत के लोग दुनिया में गए। आज यूके का प्रधानमंत्री भारतीय है, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की है। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी टॉप 10 वर्ल्ड की कंपनियां ले लें, उनके बहुत सारे सीईओ भारत के निकले। कैसे हुआ ये? क्योंकि हमारे यहां ज्ञान था। उस ज्ञान को आगे बढ़ने का, देखिए बच्चा तभी अच्छा कर सकता है जब उसके हर काम का श्रेय उसको मिले और उसकी हर बार पीठ थपथपाई जाए। हम तो कहते रहे कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीति में वही लोग काम करने जाते हैं जो लोग अच्छे नहीं होते। जब अच्छे लोग राजनीति में काम करने नहीं जा रहे थे और राजनीति में ही जो नीति बनानी थी देश की, देश कैसे विकसित हो, देश कैसे आगे बढ़े, देश में जो टैक्स आ रहा है इसका प्रबंधन कैसे हो, उस पैसे को कहां अलॉट करे, ये पैसा अलॉट करने की पावर किसको दे दी? जो पढ़ता ही नहीं था, जिसने समझा ही नहीं था कैसे देश को आगे ग्रो करना है। उसका परिणाम 70 सालों में आपको दिख गया। लेकिन अब परिवर्तन धीरे 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 आना शुरू हुआ है। भारत समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर यकीन मानो, अगर सारे भारतीयों का विश्वास ऐसे ही बना रहा, विश्वास टूटता है जब हम अपने लक्ष्य को पाते नहीं। G20 में हमने स्टार्टअप को शामिल किया है। स्टार्टअप को शामिल करने का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टअप क्या है? हमारे प्रदेश में स्टार्टअप आया तो स्टार्टअप की बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ले गई और सबको लगने लगा हम कंप्यूटर पे कुछ करेंगे तभी हमारा स्टार्टअप बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी क्षेत्र में काम करने वाला, टेक्नोलॉजी कैसे, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी वो होती है अच्छी जो हमारे जीवन को आसान बना दे। हमारे जीवन को कठिन करे वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जो बच्चे गांव से होंगे, देखे होंगे कि खेत में काम करने वाला हमारा किसान तो कुछ न कुछ ऐसा प्रयोजन कर लेता है अपनी खेती को आसान करने के लिए, तो वो भी तो स्टार्टअप हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब आप सोचने बैठेंगे, जब आप समझने बैठेंगे, तो परिवर्तन आपको दिखेगा। लेकिन मेरा इस नई चुनी हुई छात्रा परिषद को यही सुझाव है कि आपको एक मौका मिला है परिवर्तन करने का। आपको ये मौका मिला है इस देश की उस धारा के साथ जुड़ने का जो धारा प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमको रुकना नहीं है।
अगले 25 वर्षों में हमें इस देश को उस परम वैभव तक ले जाना है जहां तक हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी। हम कहते आए कि हमारा भारत दुनिया का नेतृत्व करता था, और उस इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी अगर यहाँ बैठे होंगे तो पूरे विश्व का 33% जीडीपी भारत में हुआ करता था। और अब हम कहाँ चले गए? नीचे चले गए, लेकिन धीरे धीरे फिर ऊपर आ रहे हैं। चौथे पांचवें नंबर से छलांग लगाते लगाते हो सकता है मोदी जी का G20 का नेतृत्व करते करते हम लोग 1 नंबर या 2 नंबर पे पहुंचे। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो भला किसका होगा? निश्चित तौर पे आपके आसपास की चीजें बदलेंगी। जब आपके आसपास की चीजें बदलेंगी तो हमारे जीवन में ईज आता है। आप कल्पना करो 10 साल पहले कोई ईज ऑफ लिविंग की बात करता था क्या? भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है इसकी बात होती थी क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती थी क्या? नहीं होती थी। तो ये सब नए शब्दावली जब आई है तो इसका मतलब परिवर्तन शुरू हुआ है। हम दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स पे कहां हैं और कैसे आगे ले जा सकते हैं अपने को? हैप्पीनेस इंडेक्स में हम छात्रा परिषद की चुनी हुई छात्राएं अपने विद्यालय की छात्राओं को हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे आगे ले जा सकती हैं? शुरुआत तो यहीं से होगी ना। कैसे ईज ऑफ लिविंग हमारी अपने विद्यार्थियों के, अपने आसपास के लोगों के बीच की हो? उनको क्या चाहिए? क्या हम सब ये कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पड़ोस में रहने वाला, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में क्या हमने परिवर्तन लाने का कुछ प्रयास किया है? और परिवर्तन केवल एजुकेशन से आता है। मुझे अब तक कोई समझ में नहीं आया दूसरा कारण जिसकी वजह से परिवर्तन आता हो जीवन में। हमने लोगों को शिक्षित कर दिया, वो जीवन का रास्ता अपने आप खोज लेते हैं। तो हमें अपने जीवन का रास्ता अपने आप खोजना है, और उस खोजने में मदद करने वाले आपके शिक्षक यहाँ बैठे हैं। इनका सहयोग लेके आपका जीवन आसान हो, अच्छा हो, और जो नेतृत्व आपको छोटा करने को यहाँ मिला है, हो सकता है इसी में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।